आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। सबसे पहला सवाल ये है, बिना टाइम ख़राब किए हम आते हैं बिल्कुल मुद्दे वाली बात पे कि हम इंग्लिश को सीख क्यों नहीं पाते हैं, इतना हमें डर क्यों लगता है। तो पहला कारण ये है कि हमारी जो अप्रोच है वो गलत है। हमारा जो पूरा जोर होता है वो रूल्स पे होता है। कोई रूल्स रटा दे, कोई जादू मंत्र कर दे, कोई चुटकी में कोई खेल खिला दे, कोई मदारी वाला खेल। तो बच्चे यहाँ मदारी वाला खेल नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ रूल्स नहीं समझाए जाएंगे आपको, यहाँ रूल्स क्यों बने उसके बारे में समझ दी जाएगी, ठीक है। मैं बिल्कुल ही एक्सप्लेन करूँगा डीपली। वीडियो चाहे कितने भी बन जाएँ, 500 600 कितने भी बन जाएँ, कितने भी घंटे का वीडियो, कितने भी घंटे के जो स्टडी मटेरियल है मैं आपको अवेलेबल कराऊँ, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा, ठीक है। टाइम लगेगा इस चीज़ में, मेरे पास वैसे भी टाइम थोड़ा सा कम है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पूरा का पूरा कोर्स मेरे चैनल पे होगा, पूरा कोर्स, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब चैनल है उस पर पूरा कोर्स कराते नहीं, 2-3 वीडियो डाल देते हैं, 5 वीडियो डाल देते हैं और पूरा, वैसा नहीं होगा। पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको। कितना भी लंबा कोर्स चले, मैं चलाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो रूल्स नहीं रटाए जाएंगे यहाँ पे, रूल्स यहाँ नहीं रटाए जाएंगे। यहाँ पे केवल समझ के बारे में बात होगी। समझ यदि आपके पास आ गई किसी चीज़ को समझने की, तो आप रूल्स अपने आप बना लेंगे। रूल्स कितना बनाओगे? 5 याद करोगे, 20 याद करोगे, 100 याद करोगे, 200 याद करोगे? क्या रूल्स ही रटोगे दिमाग में? बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश मैं करूँगा। चलो आ जाओ। दूसरा जो है वो पेशेंस नहीं है हमारे पास। पेशेंस की बहुत कमी है आजकल के बच्चों में। आजकल के बच्चों में क्या हमेशा सही रही है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस के बिना कोई काम नहीं होता। पेशेंस यदि रखोगे आप, तभी आप किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। पेशेंस नहीं रखोगे, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, 2 दिन बाद पढ़ोगे, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया, कोई गाना सुन लिया, ठीक है, तो कितने घंटे पढ़ाई कर पाओगे? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वापस डाउन हो जाओगे। तो ये इतना टाइम किसके पास है, और ये कब तक मोटिवेट होके और पढ़ते रहोगे? तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को पेशेंस के साथ सुने, समझें और उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। मोटिवेट होना है आपको तो नेचर से मोटिवेट होइए। नेचर जो है कितना पेशेंस के साथ काम कर रही है और हर चीज़ टाइम से अवेलेबल करवा रही है, तो उससे आप सीखिए। एक आदमी है जो कि बहुत जल्दबाजी में है, हर चीज़ को जल्दीबाजी में करना चाहता है। उसको उसका प्रोसेस पे जोर बिल्कुल नहीं है। उसका सीधा टारगेट पे पहुंचना है, उड़ के टारगेट पे पहुंचना चाहता है। बीच की जो जर्नी है वो एंजॉय कौन करेगा? वो कोई नहीं करना चाहता। सब शॉर्टकट चाहते हैं, और शॉर्टकट का तरीका कोई नहीं है। शॉर्टकट हमेशा गिरता है। बात समझ में आ गई? इस दुनिया में किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है। तो पेशेंस के साथ सुने, समझें और रिवाइज करें। तीसरा जो है मेंटलिटी, हमारी मेंटलिटी बहुत नेगेटिव है। अप्रोच ही नहीं है हमारी कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तुम किसी भी चीज़ को समझ सकते हो, बनिस्बत खुद के दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, ठीक है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चे, दूसरा जो चीज़ है वो हमारी जो वोकेब है वो बिल्कुल ही डल है, बिल्कुल ही लो लेवल की है। हम नए शब्दों को याद करने की मेहनत ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और छोटे मोटे मीनिंग याद करके और किसी चीज़ को कर लेंगे। तो ऐसी बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। नए नए शब्दों का शब्द इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखने के लिए नए नए शब्दों को रोज़ सीखें। और ध्यान रखें, इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश से इंग्लिश में ही सीखें। इंग्लिश टू हिंदी ना करें, इंग्लिश टू हिंदी ना करें, इंग्लिश टू इंग्लिश। कंपटीशन लेवल में आपको हिंदी करने के लिए नहीं कही जाएगी, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में ही समझना है। तो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और इसी के साथ लॉन्गमैन है। ये जो इनकी जो डिक्शनरी है वो आती है ऐप के रूप में, और उसको डाउनलोड करके आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी हो तो आप उसको आसानी से एक एक शब्द नया रोज़ सीख सकते हैं। और ध्यान रखें, शब्द को सीखने और ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने का तरीका क्या है कि उसको सेंटेंस में याद कर लें। उस चीज़ को देखें और उसको सेंटेंस में उसको देख लें, और फिर सेंटेंस ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, इसलिए उसको सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करना सीखें। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो रोज़ नए नए शब्द सीखें। इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके पेपर्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको आप छांट लें, उसके बारे में देखें। तो इससे क्या है कि आपकी जो वोकेब है वो सेक्शन थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि बैंकिंग में तो वोकेब बहुत गजब की आती है, ठीक है। तो आओ बच्चों,
काम की बात पे आते हैं। हम इंग्लिश सीखेंगे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, ठीक है। हर पार्ट को अलग अलग तोड़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और फिर बाद में सबको जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे किसी मशीन को यदि हमें समझना है पूरा का पूरा, तो उसके पार्ट्स को अलग अलग तोड़ तोड़ के और उसके चीज़ों को समझेंगे, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, उसके बाद हम फिर सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, तभी तो समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो इंग्लिश को सीखने का तरीका क्या है कि यदि हम किसी भी सेंटेंस, यदि इंग्लिश का सेंटेंस है तो इसको हम ब्रेक करना सीख लेते हैं, कि ब्रेक करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कहाँ क्या क्या है। यदि हम चीज़ों को समझना और तोड़ना सीख लेते हैं तो हमें इंग्लिश को बहुत आसानी से आ जाएगी। हम चीज़ों को तोड़ना नहीं सीखते, हम सोचते हैं कि पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ ही हम डाइजेस्ट कर लें तो डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को टुकड़े में तोड़ तोड़ के सीखना स्टार्ट करो। तो जैसे रवि एंड सुधा गोज टू स्कूल रेगुलरली, तो इसमें देखो गोज जो है वो है वर्ब, है ना। गोज क्या है, अपने आप में वर्ब है। रवि क्या है, बिल्कुल नाउन है ना। नाउन क्यों, क्योंकि नाउन मतलब संज्ञा, और संज्ञा क्या है, ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। स्कूल टू जो है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। उसके बाद स्कूल जो है वो अगेन नाउन है, और रेगुलरली जो है वो एडवर्ब है। रेगुलरली क्या है, एडवर्ब है। यदि हम चीज़ों को टुकड़े में तोड़ के देखना सीख लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। एंड जो है ये है कंजंक्शन। तो ये नाउन, कंजंक्शन, वर्ब और एडवर्ब ये किसी भी सेंटेंस के भाग होते हैं। इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब किसी भी सेंटेंस के टुकड़े टुकड़े कर देना और उसके आधार पर उसका नाम रखना। जैसे इसका टुकड़ा करके हमने क्या रख दिया, नाउन, ये नाउन है। दूसरा वर्ब, तीसरा प्रीपोजिशन, चौथा एडवर्ब, पांचवा कंजंक्शन। इसी तरह से 8 होते हैं, 3 और होते हैं। तो ये टोटल नंबर कितने होते हैं, 8। दोबारा बता रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस को टुकड़े में तोड़ तोड़ के, पार्ट में तोड़ तोड़ के और उनके मैकेनिज्म को समझना, ठीक है, मैकेनिज्म को समझना, उनके बनावट को समझना कि ये किस प्रकार से काम आते हैं, कहाँ आते हैं। इस प्रकार से समझने के बाद, समझने के लिए हम जब चीज़ों को बंटवारा करते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, मैं लिख देता हूँ। 1 नंबर जो है वो है नाउन, 2 नंबर है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा दिखाई दे रहा है, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा कंजंक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और 8वां इंटरजेक्शन। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है किसी भी सेंटेंस को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना, पार्ट्स में तोड़ देना और उसको अलग अलग चीज़ों को करके समझना। इंग्लिश को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको टुकड़े में तोड़ दो, हर चीज़ का अपना रोल है। नाउन का रोल है अपना अलग, प्रोनाउन का रोल अलग है, वर्ब का रोल अलग है सेंटेंस में, एडवर्ब अपना अलग काम करता है सेंटेंस में। सबके रोल को समझ के और फिर इन सब को एक साथ सेंटेंस में डालना, तो इंग्लिश जो है तुम्हारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नाउन तुम्हें पता ही होगा, एक हल्का सा इंट्रो करा देता हूँ। नाउन जो होता है वो नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग होता है। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे आता है। हम सब डीपली करेंगे, एक एक चीज़, एक एक जो पॉइंट्स हैं इस पर कम से कम 8-8, 10-10 वीडियोज़ बनेंगे, ठीक है। 10-10 वीडियो जो है पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनेगा। तो बहुत गहराई में, बहुत डिटेल में हम समझेंगे इस चीज़ को, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। नीचे से बिल्कुल लो लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल अपर लेवल तक जाएंगे। तो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के रिपीटेशन को बचाता है। कैसे बताता है बताऊंगा तुम्हें जब प्रोनाउन की बात आएगी। तो वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है, किसी भी क्रिया, कोई भी चीज़ जब हो रही है उस घटना को होने को बताता है। एडवर्ब जो होता है वो क्वालिफाई करता है वर्ब को, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसी तरीके से एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे
राम एक अच्छा लड़का है, तो लड़का राम जो है, राम की जो विशेषता है वो क्या है? एडजेक्टिव है। राम की विशेषता क्या है? अच्छा होना, गुड, बैड, ये एडजेक्टिव है। कंजंक्शन जो होता है, जैसे यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है ना, एंड, ये क्या करता है? नाउन और नाउन को आपस में जोड़ता है। जैसे जंक्शन, देखो नाम से पता चल रहा है, ये जंक्शन, जंक्शन जो होता है किसी भी स्थान को जोड़ता है ना। तो ये क्या करता है? सेम चीज़ों को जोड़ता है। नाउन नाउन को जोड़ेगा, नाउन प्रोनाउन को भी जोड़ेगा, प्रोनाउन प्रोनाउन को भी जोड़ेगा, वर्ब वर्ब को भी जोड़ेगा। हम आगे बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। पेशेंस के साथ सुनते रहें और बने रहें आज तक के साथ। प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन जो है वो है किसी भी नाउन से पहले लग के, ध्यान से देखना, इसके नाम में एक प्री लगा हुआ है। प्री का मतलब होता है पहले। पहले किससे पहले? नाउन या नाउन से पहले, नाउन से पहले ये लगता है और उस नाउन को बाकी सारे सेंटेंसेस के साथ जोड़ता है। बात समझ में आ गई? नाउन से पहले लग के नाउन को, उस नाउन को शेष सेंटेंस के साथ जोड़ता है। ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और 8 के बारे में एक एक पार्ट्स स्पीच को हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। और फिर जब लास्ट में हम सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो एक साथ जब हम इकट्ठा करेंगे तो हम सेंटेंसेस हमारे लिए बहुत ही आसान लगेंगे, बहुत ही आसान लगेंगे। तो हम उस रास्ते पे चलेंगे जिसमें हम हर चीज़ को अलग अलग टुकड़े में तोड़ेंगे और फिर सबको एक साथ करेंगे। तो हम सबसे पहले अब नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ये नाउन क्या है, कैसे है, नाउन का पता कैसे लगाते हैं, नाउन का पता कैसे लगाते हैं, नाउन में कौन कौन सी गलतियां देता है एग्ज़ाम, उसके बारे में हम पता लगाएंगे। और फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, नाउन के टाइप्स करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर प्रोनाउन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करते चलेंगे। टाइम भले ही कितना लग जाए, कितने भी वीडियोज़ बन जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोर्स पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप। तो बच्चों, हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था? पिछली स्लाइड में हमने एक सेंटेंस लिया था और उस सेंटेंस को हमने कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था और उन छोटे छोटे टुकड़ों का नाम ही जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 हैं। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारी वो है नाउन। नाउन की डिफिनीशन क्या है? अब तक जो हमने पढ़ा है नाउन की डेफिनेशन वो है a name of a person, place or thing। यानी नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वो जो वर्ड है वो क्या होता है? नाउन होता है। अभी तक हमने यही परिभाषाएं पढ़ी थी, यही डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये सेंटेंस मैंने 10 लिखे हैं। इस डेफिनेशन के आधार पर तुम्हें नाउन को छांटना है, ठीक है। इस डेफिनेशन के आधार पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ नाउन है आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है, ठीक है। सर हमें नाउन आइडेंटिफाई क्यों करवा रहे हैं? पहला सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसका जवाब ये है कि नाउन को जब तक आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तब तक तुम्हें नाउन के बारे में पता कैसे चलेगा। जैसे इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे कान में दर्द है, जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कान है कहाँ पे, तब तक तुम कान को सही कैसे करोगे। कंपटीशन लेवल में सेंटेंस दे दिया जाता है स्लैश करके स्लैश करके स्लैश करके ABCD। अब एरर डिटेक्शन करना होता है। अब जब एरर डिटेक्शन करेंगे तो यदि हमें पता ही नहीं चलेगा कि नाउन है कहाँ पे, तो नाउन को ठीक कैसे करोगे? बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए मैं पहले नाउन को डिटेक्ट करना सिखाऊंगा। तो तुम पुरानी वाली परिभाषा के आधार पर इस 10 सेंटेंस में
एरर डिटेक्ट करो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो फिर कह रहा हूँ, और उसके बाद इसमें एरर डिटेक्ट करो। आ जाओ। पहले सेंटेंस, सर करण नाउन है। कैसे? सर हमारी परिभाषा कहती है अ नेम ऑफ ए पर्सन, ये नेम है, पर्सन है, ठीक। सीमा सर नाउन है। कैसे पता चला? अ नेम ऑफ ए पर्सन, बिल्कुल सही। रोहन नाउन है, बहुत बढ़िया। बुक सर नाउन है, क्यों? क्योंकि ए नेम ऑफ ए थिंग, ये थिंग है। वीक, सर वीक का पता नहीं चल पा रहा, वीक पर्सन है? नहीं, वीक तो किसी पर्सन का नाम नहीं है। प्लेस कोई जगह का नाम है। वीक का मतलब होता है सप्ताह, इतना तो पता ही होगा। और थिंग, ये कोई वस्तु तो है नहीं जिसको हम छू सकें। सर इसका पता नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। 7 डेज, डेज क्या है? डेज सर पर्सन नहीं, प्लेस नहीं, थिंग नहीं, सर पता नहीं चल पा रहा, चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। टुमारो पर्सन है क्या? नहीं सर, पर्सन का नाम तो नहीं है। प्लेस, सर प्लेस का नाम भी नहीं है। थिंग, सर थिंग भी नहीं लग रही, पता नहीं चल पा रहा सर। ईशान, सर ये पता लग गया मुझे, ये तो नाउन है क्योंकि पर्सन का नेम है, ठीक। ये टुमारो, सर टुमारो क्या है? टुमारो का पता नहीं चल पा रहा, चलो देखते हैं आगे। 6 सेंटेंस, ईयर, सर ईयर ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, कुछ पता नहीं चल पा रहा, चलो कोई बात नहीं बच्चे। ऑनेस्टी, सर नहीं पता चल रहा, ना तो ये कोई व्यक्ति का नाम है, ना ही कोई स्थान का नाम है, और ना ही कोई वस्तु का नाम है। गिफ्ट, हाँ सर नाउन नहीं है, क्यों? कैसे पता चला? ये थिंग है, ये एक वस्तु है। लव, सर पता नहीं चल पा रहा, सर ये पता नहीं चल पा रहा। हार्ट, हाँ सर ये थिंग है, नाउन। सागर, सर ये पर्सन का नेम है, नाउन बोलूँगा सर इसको, चलो ठीक है। होम, होम सर नाउन, थिंग है सर। शेखर, सर नाउन है, पर्सन का नेम है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई नहीं दे रहा, चलो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। शेखर जो है पर्सन का नेम है। टीम नाउन है सर। पुरानी वाली जो डेफिनेशन है उसने कई जगह हमें धोखा दिया, हम कई जगह डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये नाउन है या क्या है। यहीं से मेरी बात शुरू होती है और यहीं से मैं इस नाउन की जो डेफिनेशन है इसको मैं एक अलग लेवल पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस जो डेफिनेशन है इसको मैंने हटा दिया और अब मैंने इसकी जगह नेमिंग वर्ड्स लिखा। नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स को ही कहते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग के जो नाम होते हैं वही नाउन कहलाते हैं। इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज क्यों किया? पहला होता है विजिबल, दूसरा होता है फेल्ट ओनली, तीसरा नाउन इक्विवेलेंट और लास्ट है यूनिट। ध्यान से समझना, हमने पुरानी परिभाषा पढ़ी हुई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है वो नाउन होता है, लेकिन वो परिभाषा काम आई नहीं। वो तो 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं तक काम कर गई, लेकिन आगे की क्लासों में ये काम नहीं करेगी। सर कैसे काम नहीं करेगी? ये देखो सेंटेंसेस, क्या कुछ पता कर पाए हम पुरानी परिभाषा से? हमें नहीं पता चल पाया। इसलिए नाउन की परिभाषा को थोड़ा सा एक बड़े दायरे में समझने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी जो है वो विजिबल है, जो सेकंड कैटेगरी है वो फेल्ट ओनली है, तीसरी है नाउन इक्विवेलेंट और चौथा है यूनिट। नाम से मत घबराना, काम बहुत आसान है, सिर्फ नाम ही थोड़े से डराने वाले हैं। विजिबल जो है वो होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। विजिबल क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग। दिखाई दे रहा है? ऊपर चला गया। पर्सन,
प्लेस और थिंग, ये विजिबल होते हैं। पर्सन भी दिखता है, प्लेस भी दिखता है और थिंग भी दिखती है। फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली जो है वो है, उसमें आएगा FAQS। फेल्ट ओनली उसमें वो आते हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। फेल्ट ओनली जो है उनमें वो शब्द आते हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। ध्यान से समझो, लिखने की कोशिश मत करो। F फॉर फीलिंग, F फॉर फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स हैं। A फॉर एक्शन, A फॉर एक्शन। Q फॉर क्वालिटी, जो हमारी क्वालिटी है, गुण है, किसी अच्छा होना या बुरा होना या सुंदर होना। और S फॉर, बाहर निकल रहा है क्या? S फॉर स्टेट, S फॉर स्टेट, मानसिक अवस्था। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ तो ये मेरी मानसिक दशा है। Q फॉर क्वालिटी। F फॉर फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मैं बुरा फील कर रहा हूँ। और A फॉर एक्शन। बात समझ में आई? आ जाओ आगे। नाउन इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है नाउन के इक्वल, यानी वे वर्ड्स जो नाउन के इक्वल होते हैं, ठीक है। और यूनिट जो होता है, यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक क्या होता है? किसी भी चीज को नापने की इकाई। फिर से समरी करता हूँ, समराइज करता हूँ। देखो, पहले हमने नाउन की जो पुरानी परिभाषा थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। उस आधार पे हमने यदि 10 सेंटेंस में नाउन को डिटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा बहुत ही छोटे दायरे की थी। जब डिटेक्ट नहीं कर पाए, कुछ में कर पाए, कुछ में नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया? उस परिभाषा को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया इसको, और उसको हमने 4 कैटेगरीज में बांट दिया। विजिबल जिसमें कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे पर्सन दिखाई देता है, प्लेस दिखाई देता है, थिंग दिखाई देता है, थिंग वस्तु। फेल्ट ओनली, इसमें वो चीज़ें आएंगी जो दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती हैं, जैसे फीलिंग्स है, एक्शन है, क्वालिटी है, स्टेट है, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट जो होता है वो नाउन के इक्वल होता है। ऐसे शब्द जो नाउन के इक्वल होते हैं नाउन इक्विवेलेंट कहलाते हैं। और चौथा जो है लास्ट, वो यूनिट है, यानी मात्रक, किसी भी चीज़ को नापने की, मेजरमेंट करने की यूनिट है। जैसे समय को नापने के लिए घंटा, मिनट, सेकंड, है ना। दूरी को नापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह की चीज़ें। तो आ जाओ बच्चे, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये 4 जो हमारे कैटेगरी है, इसके आधार पर हम जो क्वेश्चन वाचक हैं उनका फैसला हो पाता है कि नहीं हो पाता। चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। वीक क्या लगता है? वीक एक यूनिट है। वीक क्या है? एक यूनिट, टाइम को नापने की, है ना। तो ये क्या हो गया? नाउन। डेज क्या है? एक यूनिट है, किसको नापने के लिए? टाइम को नापने की, है ना, टाइम यूनिट है। टुमारो क्या है? टुमारो नाउन इक्विवेलेंट है। क्या है ये? नाउन इक्विवेलेंट, यानी वे शब्द जो नाउन के इक्वल होते हैं। ईशान विल कॉल टुमारो, इसके बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं। ईयर क्या है? यूनिट है, यानी ये क्या हो गया? नाउन। बात बैठ रही दिमाग में। ऑनेस्टी है सर फीलिंग्स। ऑनेस्टी, कोई आदमी ईमानदार है, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार। तो कोई आदमी ईमानदार है, इसका मतलब देख सकते हो क्या उसको? ये ईमानदारी कोई दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, केवल महसूस की जा सकती है। तो ऑनेस्टी जो है वो फीलिंग्स फेल्ट ओनली में है, फेल्ट ओनली में आता है कैटेगरी में, यानी ये क्या हुआ? नाउन हुआ। बात समझ में आई? लव फीलिंग है ना, तो ये भी क्या हुआ? नाउन हुआ। और बाकी कोई दिक्कत थी नहीं। तो यानी हमने यदि नाउन को 4 कैटेगरीज में बांट दिया तो हमें नाउन को डिटेक्ट करना काफ़ी आसान हो गया। तो सर हमें जो पहली परिभाषाएं बताई गई थी, जो पहली डेफिनेशन बताई गई थी पहले छोटी क्लासों में, क्या वो गलत थी? नहीं बच्चे, वो गलत नहीं थी, पर अधूरी थी। अधूरी इसलिए थी क्योंकि सारी परिभाषा यदि तुम्हें पूरी बता दी जाती तो तुम कंफ्यूज हो जाते,
है ना। इतनी परिभाषा एक साथ बता दी जाती तो कंफ्यूज नहीं होते। इसलिए हम जैसे जैसे अपर लेवल में बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो चीज़ों को गहराई से समझना और सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। और मेरा मकसद यही है कि आप चीज़ों को गहराई से सीखें। वीडियो कितनी भी डलें, हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500 वीडियो हो जाएं, ठीक है। जीवन भर डालने के लिए तैयार हो गए वीडियोज़, लेकिन गहराई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल डूब के सीखेंगे, क्वालिटी में के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चे। तो ये 10 शब्द हैं, 10 सेंटेंस हैं, और हमने इस कैटेगरी के आधार पर इनको छांटना सीख लिया। पुरानी वाली परिभाषा अधूरी थी, जो कि कुछ में तो डिटेक्ट करवा पाती थी नाउन को और कुछ में डिटेक्ट नहीं करवा पाती थी, लेकिन ये वाली जो है वो सब में डिटेक्ट करवा देती है, ठीक। तो इसको नोट करें आप या स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो और आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ के 2 रास्ते पता होना चाहिए, एक से ज़्यादा रास्ते पता होने चाहिए। क्योंकि यदि आपको एक रास्ता पता है तो हो सकता है वो रास्ता धोखा दे दे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्ज़ाम में जो आपको धोखा दे दे, और दुनिया में तो धोखा मिलता ही है ना। तो पेपर में भी धोखा मिलता है, इसलिए आपको हमेशा 2 रास्ते 3 रास्ते इस चीज़ के पता होने चाहिए। आज हमने जो चीज़ सीखी है वो है नाउन को डिटेक्ट करना, यानी संज्ञा को किसी सेंटेंस में पता लगाना कि संज्ञा कहाँ है। क्यों सीखा हमने? इसलिए सीखा क्योंकि हम जब तक संज्ञा या नाउन का पता लगा नहीं पाएंगे तब तक हम उस चीज़ को सही कैसे करेंगे। सर सही क्यों करना है? अरे क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। जो तुम्हारे एसएससी बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्या होता है, स्लैश करके ABCD ग्रुप दे देता है और उसमें पता लगाना होता है कौन सा पार्ट जो है वो गलत है। तो जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि नाउन होता क्या है, तो नाउन से रिलेटेड जो एरर आते हैं वो सही कैसे करोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं है? इसलिए इस चीज़ को हम सीख रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली से सीखते जाएंगे। क्यों सीख रहे हैं उसका कारण भी सीखते जाएंगे। तो अब हमने नाउन डिटेक्ट करना एक तरीके से सीखा, अब हम दूसरे तरीके से सीखते हैं। किसी भी चीज़ के 2 तरीके होने चाहिए। ये तो पहला मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड है किस चीज़ का? नाउन को डिटेक्ट करने का, और वो है नाउन को डिटेक्ट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम वर्ब को पकड़ेंगे किसी भी सेंटेंस में, यानी क्रिया को पकड़ेंगे और उससे या तो व्हाट पूछेंगे या फिर हु पूछेंगे या हुम पूछेंगे। ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे और जो शब्द, जो वर्ड इन तीनों का जवाब दे देगा, इन तीनों में से किसी एक का, वो क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही? समझाता हूँ प्रैक्टिकल करके। आ जाओ बच्चे। इनवाइटेड जो है वो क्या है यहाँ पे? वर्ब है। अरे वर्ब तो ट्रेस करना आया ना, ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, हु इनवाइटेड सीमा? सीमा को इनवाइट कौन किया? सीमा को इनवाइटेड कौन किया? सीमा को कर्ण ने इनवाइट किया। जब सीमा को कर्ण ने इनवाइट किया तो ये कर्ण क्या बन गया? नाउन। यानी वर्ब से हु का जवाब क्या बना देता है? नाउन। इसी तरीके से करण इनवाइटेड हूम, क्या जवाब मिला? करण इनवाइटेड सीमा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आगे आओ। बॉट जो है ये क्या है? बाई की सेकंड फॉर्म है, बाई बॉट बॉट। तो वर्ब से क्वेश्चन पूछो किसका? हु का। हु बॉट अ बुक? रोहन बॉट अ बुक। रोहन क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी तरीके से रोहन बॉट व्हाट? रोहन ने क्या खरीदा? रोहन ने खरीदा बुक, यानी बुक क्या हो गई? नाउन हो गई। इसी तरीके से हैज जो है यहाँ पे क्या हो गई? वर्ब। सर हैज वर्ब थोड़ी ना होती सर, हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो बच्चे उलझो मत। पहली बात यह है कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पूरा नहीं होता। यदि इसमें कोई वर्ब है नहीं तो इसको वर्ब होना पड़ेगा, ठीक है। सर ये वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, हम कैसे मान लें? आगे मनवाएंगे, तुम्हें अच्छे से मनाएंगे, बिल्कुल टाइम लेके मनाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अभी समझने की जल्दबाजी मत करो, अभी सिर्फ जितना बोल रहा हूँ उतना समझो। ज़्यादा गहराई में उतरोगे उलझोगे। जब चीज़ें जहाँ बतानी होंगी, एक अच्छा टीचर वही होता है जो जहाँ चीज़ों को बताना होता है वही बताता है, उससे पहले वो डिस्क्लोज नहीं करता। बात समझ में आ गई? आ जाओ।
हैज जो है वर्ब है, हैज से क्वेश्चन पूछो व्हाट हैज 7 डेज, तो जवाब मिला अ वीक हैज 7 डेज। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अ वीक हैज व्हाट, अ वीक हैज व्हाट यानी अ वीक हैज 7 डेज। बात समझ में आ गई। सर ये तीनों में से कौन सा सवाल पूछे, व्हाट पूछे, हु पूछे, हुम पूछे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है बच्चे ने। देखो व्हाट जो होता है, व्हाट वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स से क्या पूछेंगे हम, व्हाट का क्वेश्चन, और लिविंग थिंग्स से हम क्या पूछेंगे, हु या हुम का क्वेश्चन। सर नॉन लिविंग और लिविंग क्या होता है? अरे नॉन लिविंग निर्जीव होता है, निर्जीव जैसे टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, ये सब क्या है, निर्जीव है, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। और लिविंग क्या होता है, सजीव, जिसमें कोई जान होती है, जैसे मैं, तुम, इस तरह की चीज़ें। तो यदि कोई नॉन लिविंग है तो वो व्हाट का जवाब देगा, और यदि नॉन लिविंग है तो व्हाट का जवाब मिलेगा, और लिविंग है तो हु या हुम का जवाब मिलेगा। जैसे यहाँ पे करण क्या है, लिविंग है इसलिए हु का जवाब, सीमा क्या है, लिविंग है इसलिए हुम का जवाब, हु और हुम लिविंग के लिए है। इसी तरीके से बॉट हु है ना, तो ये हु जो है वो लिविंग के लिए है, व्हाट जो है ये नॉन लिविंग के लिए है। देख रहे हो बॉट व्हाट, यहाँ बॉट हु नहीं पूछते, बॉट हुम नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि ये बुक जो है वो है नॉन लिविंग, इसलिए ये जवाब किसका दिया उसने, व्हाट का। ठीक है, अ वीक हैज व्हाट, अ वीक हैज 7 डेज। आ जाओ बच्चे, अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन कम्स, ये वर्ब है, क्वेश्चन पूछो इससे व्हाट का। व्हाट नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, तो यानी व्हाट का जवाब मिल गया। ठीक है, इसको छोड़ते हैं एक बार, इसको छोड़ते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पूछो, ये है वर्ब। देखो वर्ब याद करनी पड़ेगी, वर्ब के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके कैसे ये बनती है, और कितने टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है, कब आती है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हम डीपली पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब पढ़ा के जाऊँगा। ठीक है, तो पूछो क्वेश्चन, व्हाट पास्ट क्विकली, तो क्वेश्चन जवाब क्या मिला, द ईयर पास्ट क्विकली, यानी ये नाउन हो गया, जो कि हमने पहले मेथड से भी यही बताया था। आ जाओ बच्चे आगे, इज जो है वो क्या है, वर्ब है। क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या मिला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट गिफ्ट। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से ये पूछो, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट गिफ्ट, ऑनेस्टी बहुत अच्छा उपहार है। चेंजेस, चेंजेस क्या है, वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन पूछो, व्हाट चेंजेस अ हार्ट, तो लव चेंजेस अ हार्ट। ठीक है, लव चेंजेस अ हार्ट। इसी तरीके से लव चेंजेस व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई, तो लव चेंजेस अ हार्ट। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आगे लव्स, लव्स क्या है, वर्ब है, लव्स मतलब प्रेम, प्रेम करना, प्यार करना, है ना। तो हु लव्स हिज होम, हु लव्स, तो हु का जवाब हु, क्यों, क्योंकि ये लिविंग है। सागर क्या है, एक आदमी का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो हु लव्स हिज होम, सागर लव्स हिज होम। सागर लव्स व्हाट, तो व्हाट का जवाब क्या मिला, सागर क्या, किससे पसंद करता है, किससे प्यार करता है, अपने घर से प्यार, उसके घर से प्रेम करता है। सागर लव्स हिज होम। इसी तरीके से डिसाइडेड, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब से क्वेश्चन पूछो बच्चे मेरे, तो क्वेश्चन पूछोगे तो क्या पूछोगे, हु, क्योंकि लिविंग है, तो हु डिसाइडेड हिज टीम, शेखर डिसाइडेड हिज टीम। इसी तरीके से वर्ब से क्वेश्चन पूछो व्हाट का, शेखर डिसाइडेड व्हाट, शेखर डिसाइडेड हिज टीम। तो लिविंग्स थिंग है तो हु या हुम का क्वेश्चन पूछेंगे, और नॉन लिविंग है तो व्हाट का, और जो इसका जवाब दे दे वही क्या बन जाएगा, उस चीज़ का नाउन बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने दो तरीके सीख लिए, किस चीज़ के, नाउन को डिटेक्ट करने के। नाउन का डिटेक्शन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है। यदि हमें नाउन को पता लगाना ही नहीं आएगा तो हम नाउन को डिटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, नाउन के बारे में डिटेक्शन कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ करवाता जाऊंगा, लेकिन अभी तो पहले तो इसकी थ्योरी समझ लो, इसके बेस पे जो है क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा। थोड़ा सा बस सब्र रखना है, ठीक है, पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता। ठीक, बात समझ में आ गई। कोई भी चीज़ यदि सीखनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, भले ही वीडियो कितनी बन जाए,
जीवन लगा दूं पूरा मैं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप भी जो चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझते जाएँ, ठीक है, और साथ साथ रिवाइज करते जाएँ। चलिए बच्चे, इसको नोट कर लो। मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है, कम से कम 7, 8, 9 महीने पढ़ते ही रहोगे तुम। बात समझ में आ गई? ये वीडियोज़ बहुत लंबी लंबी बन सकती हैं, नाउन पे कम से कम 10 या 20 वीडियोज़ बन जाएंगे। 10 या 20 वीडियोज़ नाउन पे बनेंगी, और प्रैक्टिस सेट्स की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो मैं इस वीडियोज़ को छोटा रखूँगा ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो, डाइजेस्ट करने में आसानी हो। एक साथ ही मैं 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोज़ डाल दूँ तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आपको पैक पिलाऊँगा। तो फिर अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। तब तक के लिए अलविदा, सावधान रहें और सतर्क रहें। चलो, गुड नाइट।